आर्यन मेहर को एकटक देख रहा था। मेहर आर्यन को गुस्से में घूर रही थी। आर्यन मेहर के कान के पास जाकर बोला, आज तो बड़ी बोल्ड हो गई है आप मिसेज जिंदल। मेहर आर्यन को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मिस्टर आर्यन जिंदल लेट मी टेल यू, मैं अभी भी मेहर कौशिक हूँ। आप बार बार ये बात भूलिए मत। और आप मुझे भाई को बर्बाद करने की धमकी देकर अपने साथ रख रहे हो। आर्यन मेहर को पकड़ खुद के करीब खींच लेता है और उसके बालों के कान के पीछे करते हुए सीरियस आवाज में बोला, तुम मेहर आर्यन जिंदल हो, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। और रही बात मेरी, तो आर्यन की आंखें सिर्फ मेहर को देखती है और उसके हाथ उसे ही छूते हैं। उसके अलावा वो खुद अपनी बहन तक को गले नहीं लगाता। मेहर आर्यन को एकटक देखने लगती है। आर्यन भी की आंखों में देखा जा रहा था मेहर आर्यन से प्यार करती है, पर वो कभी भी उसके सामने अपने प्यार को जाहिर नहीं करती। उसकी आंखें हमेशा आर्यन को ढूंढती रहती है। आर्यन का पास होना उसका सुकून है। किसी और के करीब आर्यन को देखना मेहर के दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ देता है। कीर्ति के साथ आर्यन का नाम जुड़ता सुन उसके दिल में दर्द उठता है, पर वो किसी के सामने ये जाहिर तक नहीं करती। मेहर आर्यन को एकटक देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आप मेहर से प्यार करते हो तो आप मुझे अपने साथ क्यों रख रहे हो? आर्यन मेहर का सवाल सुन मेहर को एकटक देखते हुए सीरियस आवाज के साथ बोला, क्या कभी तुमने मुझे कहते सुना कि मैं उससे प्यार करता हूँ? उसको साथ रखना मेरी मजबूरी थी और वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और अपने इस छोटे से दिमाग में उल्लुल जुलल बातें मत लाया करो। आर्यन तुम्हारा था है और मरते दम तक तुम्हारा ही रहेगा। मेहर आर्यन की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देती है। आर्यन का ऐसा कहना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन मेहर की गाल पर होठ रब करने लगता है। मेहर आर्यन के ऐसे करने से मन में बोली, ये फिर शुरू हो गए, जब देखो तब बस चिपकने का बहाना चाहिए। आर्यन मेहर के कान को होठों से टच करते हुए बोला, तुम चिपकने देती कहा हो, कभी कभी चिपक जाने दिया करो। मेहर आंखें बड़ी बड़ी कर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन मेहर की और आंख बिलकर उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। फिर मत कहना मैं तुमसे चिपकता रहता हूँ। मेहर मुंह बनाते हुए बोली, उसके लिए तो आपको बहाना चाहिए। अब छोड़िए मुझे नीचे सबके पास जाना है। आर्यन मेहर को कुछ देर निहारता है, फिर उसको छोड़ वॉशरूम की ओर चला जाता है। मेहर आर्यन को जाते देखती रहती है और फिर वो भी नीचे चली जाती है। मेहर नीचे सीधे किचन में जाती है। मेहिका खाना बना रही थी। मेहर जाकर मेहिका की मदद करने के लहजे से बोली, लाओ मेहिका, सब्जी मुझे 2 में कट कर देती हूँ, तुम आटा गूंथ लो। मेहिका बोली, क्या दीदी सर आपको इतना प्यार से गोद में उठा कर लेकर गए थे, फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ वक्त और उनके साथ बिताती, खाना में बना लेती। मेहर मेहिका को घूरते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही है तुम्हारी, चुपचाप सब्जी दो मुझे। जितना तुम उनसे डरती हो तो सोचो मैं कैसे रहती होगी उनके साथ। मेहर मेहिका को मजाकिया लहजे में डांटते हुए कहती है, जिससे मेहिका हल्का मुस्कुरा देती है। वही कोई था जो किचन के बाहर खिड़की के पास खड़ा था और मेहिका की पिक्चर अपने फोन में खींच रहा था। मेहिका इससे बिल्कुल अनजान थी। मेहिका देखने में काफी खूबसूरत थी, सबसे खूबसूरत थी उसकी सादगी। वो हमेशा सुत में रहती थी, बालों की चोटी जिससे कुछ लटे उसके गालों को छू रही थी। नीली आंखें और माथे में छोटी काली बिंदी, सुर्ख गुलाबी होठों और होठों के नीचे चिन पर काला तिल जो उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। मेहर और मेहिका दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते करते खाना बनाने लगती है। कुछ देर में दोनों सभी के लिए डिनर रेडी कर लेती है। आज सभी यहाँ रुकने वाले थे। रूही और वान्या ने मिलकर सबके लिए रूम रेडी कर दिया था। मेहर और मेहिका दोनों मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। मेहिका सभी को खाने के लिए बुलाने चली जाती है। आर्यन को मेहर बुलाने जाती है क्योंकि मेहिका को आर्यन के सीरियस फेस से हमेशा डर लगता रहता था। वो ज्यादातर आर्यन को सामने आती ही नहीं थी। मेहर रूम में आती है। आर्यन अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो अपने बाल सुखा रहा था। मेहर आर्यन को देखते हुए बोली, राक्षस, उफ ये क्या हुआ? बोलने जा रही है तू राक्षस के सामने? राक्षस को राक्षस बोलेगी तो ये गुस्सा करेंगे और गुस्सा करेंगे तो इन्हें एक और बहाना मिल जाएगा तेरे करीब आने का। फिर ये तेरे होठों टूट पड़ेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इससे तो अच्छा है तू अच्छे से बोले जियो जी कर, जिससे साजन जी गुस्सा ना हो और तेरे होठ सही सलामत रह सकें।
मेहर अब नजरें उठाकर आर्यन की तरफ देखती है तो आर्यन उसके सामने नहीं था। मेहर इधर उधर देखते हुए बोली, अरे अभी तो यहाँ थे, कहाँ की गए इतनी देर में। तभी आर्यन मेहर के पेट को पकड़ खुद से सटा लेता है। मेहर की पीठ आर्यन के सीने से चिपक जाती है। आर्यन मेहर के कंधे पर चीन रखते हुए बोला, रैबिट ही क्या, हर वक्त तुम उल्टा फुल्टा सोचती रहती हो, कभी तो अपने पति पर ध्यान दिया करो। मेहर आर्यन के पेट पर कोहनी मारते हुए उसे खुद से अलग करते हुए बोली, पति भी सोचने लायक होना चाहिए, खाना खाने आ जाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मेहर अपने बाल एक हाथ से स्टाइल से झटकते हुए नीचे चली जाती है। आर्यन मेहर को जाते देखता रह जाता है। मेहर के जाते ही वो हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन बना लेता है और मेहर के पीछे पीछे जाने लगता है। सभी एक एक कर खाना खाने आ जाते हैं। आर्यन मेहर के बगल में आकर बैठ जाता है। हेड चेयर पर दादी बैठी थी, उनके एक साइड शिवार्यन और एक साइड नानाजी बैठे थे। मेहर के पास वान्या, रूही और विन्य, नाना के साइड करण, विक्की और अनुराग बैठे। थम, श्वेत, मेहिका और मेहर एक एक कर सभी को डिनर परोसने लगते हैं। नजर दर्ज जडम आर्यन की थाली में खाना डाल रही थी। आर्यन फोन में ईमेल चेक कर रहा था। मेहर एक हाथ से आर्यन का फोन छिन बंद करते हुए टेबल पर रख देती है। आर्यन मेहर को देखता रहता है। अनुराग, करण और विक्की दोनों को ही देख रहे थे। विक्की दोनों को देख बोला, ये ताकत होती है वाइफ की। देखा, शैतान के हाथ से फोन छीन लिया और वो कुछ नहीं कर पाया। का विक्की की बात सुनकर उसको देख बोला, और यही गलती तू भी दोहराना चाहता। मेहर तो फिर भी कुछ कम तंग करती है। आर्यन को रूही का कोई भरोसा नहीं है, जो एक छोटी सी गलतफहमी के चलते 3 महीने तुझसे नाराज रह सकती है, तो तू सोच शादी के बाद तेरा क्या होगा। अनुराग तुरंत जवाब देते हुए बोला, होना क्या है भाई, हम चले गए रोज इसके घर इसका और इसकी बेबी डॉल का झगड़ा निपटाने। विक्की दोनों को घूरते हुए बोला, सालों घर बसा नहीं, उससे पहले बदुआ लगाने आ गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में ऐसा सोचने से। करण मुंह बनाते हुए बोला, हम तो तुझे समझा रहे हैं, जब शेर बीबी के सामने बिल्ला बन सकता है तो तू सोच ले तेरा क्या होगा। अनुराग करण की बात सुन हंस देता है। विक्की दोनों को बुरी तरह घूरने लगता है। मेहिका अनुराग को खाना परोसने लगती है। अनुराग विक्की को देख हंस रहा था। वो तुरंत अपना हाथ दूसरी तरफ करता है और उसका हाथ मेहिका ने हाथ में पकी दाल के बर्तन पर जाकर लगता है। दाल के बर्तन पर हाथ लगने से मेहिका का हाथ से दाल का बर्तन छुटकर नीचे गिर जाता है और गर्म दाल उसके पैर पर गिर जाती है। मेहिका की आह निकल जाती है। अनुराग तुरंत खड़ा होते बोला, आई एम सॉरी, गलती से गिर गया। मेहिका का पैर पर जलन हो रही थी, वो उसे इग्नोर करते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम ही गलत साइड खड़े थे। मेहर मेहिका के पास आती है, तुम ठीक हो, गर्म दाल थी कही। मेहर कहते हुए प्रीति को देख रही थी। उसकी नज़र मेहर के पैरों पर जाती है। मेहर मेहिका के पैर को देखती है जो गर्म दाल गिरने से लाल हो गया था। मेहर मेहिका को देख बोली, तुम्हारा पैर जल गया है और तुम अभी यहाँ खड़ी हो। अनुराग की नज़र भी मेहिका के पैर पर चली जाती है। मेहिका मेहर को खुद के लिए परेशान होता देख बोली, मैं ठीक हूँ दी, ज़्यादा नहीं जला, बस ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी तो जलन नहीं होगी। दादी मेहिका को देख बोली, मेहिका तुम जाओ, जाकर चेंज करो, और अनुराग तुम ध्यान नहीं रख सकते बिल्कुल भी। अनुराग सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी दादी, वो गलती से हो गया। मेहिका तो आर्यन से डर रही थी, कहीं आर्यन उसे डांट ना लगा दे। मेहर मेहिका को ले जाते हुए बोली, चलो तुम मेरे साथ, और अनुराग को देखते हुए बोली, आप डॉक्टर हैं ना। अनुराग तुरंत हमें गर्दन हिला देता है। मेहर मुंह बनाते हुए बोली, रोक खड़े खड़े मेरी शक, क्या क्या देख रहे हो, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए ना। अनुराग तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाता है। मेहर मेहिका को लिविंग रूम के सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम बैठो यहाँ, हम ठंडा पानी लेकर आते हैं। मेहिका मेहर को रोकते हुए बोली, नहीं दीदी, आप बेकार में परेशान हो रही हो, मैं ठीक हूँ। मेहर मेहिका को डांटते हुए बोली, चुप रहो, तुम दिख रहा है कितनी ठीक हो, तुम पैर पूरा जल गया है फिर भी कह रही हो ठीक हो ठीक हूँ मैं। मेहिका मेहर के डांटने पर कुछ नहीं कहती, वो सर झुकाकर बैठ जाती है। रूही वहाँ गिरी दाल साफ करती है। वही वान्या एक बर्तन में ठंडा पानी लाते हुए बोली, भाभी ये लो पानी। मेहर वान्या के हाथ से पानी का बर्तन और कपड़ा लेकर उसके पैर के पास बैठ जाती है। मेहिका मेहर को अपने पैरों में बैठा देख तुरंत खड़ी हो जाती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी।
पर वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेहिका, नहीं दी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी, लाइए मुझे दीजिए। मेहर मेहिका को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम बैठ रही हो या मैं आर्यन को आवाज लगाऊं? मेहिका आर्यन का नाम सुन डर जाती है, वो फिर भी मेहर को मना करते हुए बोली, नहीं दी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेहर आर्यन को आवाज लगाते हुए बोली, आर्यन इधर आइए, देखिए ये अपना पैर साफ नहीं करने दे रही है। आर्यन को आवाज लगाने पर मेहिका की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि मेहर सच में आर्यन को आवाज लगा देगी। अगर आर्यन सर आ गए, उन्होंने मुझे डांटा तो नहीं, अगर उन्होंने मुझे इसलिए डांटा तो कि मैं मेहर म्यांमार से अपने पैर साफ करवा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करवा सकती, आखिर हूँ तो मैं इस घर की मैडी, फिर इस घर के मालिक की वाइफ को खुद के पैरों में बैठाना नहीं। नहीं, आर्यन तो मेहर को ही देख रहा था। मेहर की आवाज सुन तुरंत खड़ा हो उनकी ओर बैठ जाता है। आर्यन उनके पास आ जाता है, तब तक अनुराग भी फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आ जाता है। आर्यन अनुराग को एक नज़र देख मेहर को देखते हुए बोला, तुम उठो वहां से। मेहर आर्यन की बात सुनकर हैरानी से उसे देखती है। उसने आर्यन को मेहिका को डराने के लिए आवाज दी थी और ये सच में यहाँ आ गया और मैं उठा, दिमाग खराब हो गया था। है क्या इनका यहाँ? इसका पैर जल गया है। और आर्यन मेहर को देख दोबारा बोला, तुम उठो, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मेहिका गर्दन झुकाए अपने दर्द को बर्दाश्त किए हुए खड़ी थी। मेहर उठ खड़ी हो जाती है। आर्यन मेहर के हाथ से पानी का बर्तन और कपा ले लेता है। मेहर आर्यन को देख बोली, क्या आप करने वाले हो ये? मेहर की बात सुनकर मेहिका जल्दी जल्दी नामे गर्दन हिला देती है। उसकी गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। आर्यन मेहर की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अनुराग को वो पानी का बर्तन देता है और कहता है, ये लो, तुम्हारी वजह से इसे दर्द हुआ है तो मरहम भी तुम लगाओ और मेहिका पर एक नज़र डाल और तुम चुपचाप दवा लगवाओ वरना छाले पड़ जाएंगे। और वान्या को डाइनिंग की ओर जाने का इशारा करता है। वान्या तुरंत वहां से चली जाती है। आर्यन मेहर का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। मेहर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, अरे क्या कर रहे हो आप? उसे जलन हो रही होगी, मुझे देखने दीजिए ना। आर्यन मेहर को ले जाते हुए बोला, तुम डॉक्टर हो? मेहर जल्दी जल्दी में नामे गर्दन हिला देती है। वो डॉक्टर है और मेडिसिन वो देगा, तुम नहीं तो चलो, मुझे भूख लगी है। आर्यन अनुराग की ओर इशारा करते हुए बोला। मेहर मुंह बनाते हुए आर्यन के साथ साथ डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगती है। आर्यन मेहर को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है और मेहर के बैठने के लिए चेयर पीछे खिसकाता है। मेहर मुंह बनाकर आर्यन को देखते हुए बैठ जाती है। आर्यन मेहर के बैठते ही उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही अनुराग मेहिका को देखता है जो अब भी अपना चेहरा झुकाए खड़ी थी। अनुराग मेहिका को देखते हुए बोला, बैठो, मैं दवा लगा देता हूँ, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। मेहिका गर्दन झुकाए ही नामे सर हिला देती है और बिना अनुराग को देखे बोली, आप जाए, खाना खाए, ठंडा हो रहा है, मैं कर लूंगी ये। अनुराग मेहिका को देखता जो अपने दोनों हाथों में दुपट्टा पकड़े गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसका पैर बहुत जल रहा था। अनुराग को उसकी आंखें तो नहीं दिखाई देती है पर उसका चेहरा कुछ कुछ उसे दिखाई दे रहा था, जिसे देख उसे पता चल जाता है कि उसे दर्द हो रहा है। अनुराग मेहिका को दोबारा बोला, आप बैठ रही या मैं आर्यन को आवाज लगाओ? आर्यन का नाम दोबारा सुन मेहिका तुरंत सोफे पर बैठ जाती है। अनुराग मेहिका को इतना डरते देख धीमे से मुस्कुरा देता है और मेहिका के सामने टेबल पर बैठ जाता है और उसका पैर अपने हाथ में पकड़ने को हुआ कि मेहिका तुरंत अपना पैर पीछे कर लेती है। अनुराग नीचे झुके हुए ही मेहिका को देखता है। अचानक ही मेहिका की नज़र अनुराग पर चली जाती है। दोनों की आंखें कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखती है। मेहिका अपनी नज़रें अनुराग से हटा लेती है। अनुराग मेहिका का पैर उठाकर अपनी गोद में रखता है। मेहिका को ये सब अजीब लग रहा था। उसे यही लग रहा था कि ये इतने बड़े लोग हैं और वो एक मामूली सी मैट जिसके घर का खाना आर्यन के घर काम करने से आता है। ऐसे में वो कैसे किसी को अपने पैरों को छूने दे? अनुराग मेहिका को अनकंफर्टेबल होते देख समझ जाता है मेहिका क्या सोच रही है। अनुराग मेहिका के पैर को ठंडे पानी से हल्के हाथों से साफ करते हुए बोला, वैसे इतना उल्टा फुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आखिर तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं और हर इंसान का फर्ज होता है एक दूसरे की मदद करना।
अनुराग की बात सुनकर मेहिका की नज़र अनुराग पर चली है, जो बहुत गौर से उसके पैर को साफ कर रहा है था। वो ऐसे कर रहा था जैसे अगर उसने थोड़ा जोर से उसके पैर को दबा दिया तो कहीं उसको दर्द ना होने लगे। मेहिका ने आज पहली बार अनुराग को नज़र उठाकर देखा था। उससे पहले अनुराग एक बार जिंदल विला में आया था, पर मेहिका ने नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं था। नीली आंखें, गोरा चेहरा, हल्की बिरड, पतले लाल होठ, परफेक्ट बॉडी शेप। अनुराग भी काफी हैंडसम और लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन था। मेहिका अनुराग को देखती रहती है। अचानक उसे याद आता है वो कौन है और क्या कर रही है। ये याद आते ही मेहिका अनुराग से तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। उसके नजरें हटाते ही अनुराग अपनी नजरें हटा उसे देखता है। मेहिका नजर झुकाए बैठी थी। कुछ देर में आर्यन मेहिका के पैर पर दवा लगा देता है, जिससे मेहिका को जलन होती है और उसके मुंह से घिरे से दर्द भरी आह निकल जाती है। अनुराग मेहिका को देखता है, जो आंख बंद किए अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अनुराग धीरे धीरे उसके पैर पर फूंक मारने लगता है, जिससे कुछ हद तक ही सही हवा लगने की वजह से उसकी जलन कम होने लगती है। वही डाइनिंग टेबल पर मेहर खाना खाने लगती है कि आर्यन उसका हाथ पकड़ वो बाइट खुद खा लेता है। मेहर इधर उधर देखती है, सब अपना खाना खाने में लगे थे। मेहर आर्यन को आंखें दिखाते हुए घिरे से बोली, ये क्या कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती ये बेशर्मों वाली हरकत करते हुए? आर्यन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है तो तुम शुरू करो मुझे खिलाना। मेहर आर्यन की बात सीधे सीधे नकारते हुए बोली, जी नहीं, हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलने वाली, मैं नहीं खिलाने वाली, खुद खाए अपना खाना। इतना कहकर मेहर अपना खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि अचानक उसका हाथ रुक जाता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसकी कमर पर आर्यन का हाथ घूम रहा था। मेहर आर्यन को देखती है, जो चुपचाप सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। उसे देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा है था कि वो कोई हरकत कर रहा है। मेहर आर्यन को आंखें दिखाते हुए घिरे से बोली, हाथ हटाइए अपना। आर्यन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही उसकी कमर सहलाता रहता है। दादी दोनों को खुशफुसाते देख बोली, तुम दोनों अपनी बातें रूम में भी कर सकते हो, चुपचाप खाना खा लो। आर्यन और मेहर दोनों दादी को देखने लग जाते हैं। दादी के बोलने पर सबकी नज़र दोनों पर चली जाती है। आर्यन का हाथ अब भी मेहर की कमर पर चल रहा था। मेहर कुछ नहीं, वो अपनी गर्दन झुका लेती है। अब वो कहे भी क्या, दादी का पोता जब उसे खाना खाने दे तो वो खाएगी ना। मेहर थक हार कर आर्यन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। सभी ये देख शोक में चले जाते हैं। वहीं नाना जी मुस्कुरा देते हैं। नाना जी को कहा पता था आर्यन कितना स्ट्रिक्ट बंदा है। आर्यन अपना खाना खुद के हाथों से खाना पसंद करता था। यहाँ तक दादी कभी कहा आर्यन को खाना खिलाती तो भी आर्यन दादी को साफ साफ मना करा देता था, और आज मेहर के हाथ से चुपचाप खाना खा रहा है। विनय दोनों को देखते हुए बोला, रूही भाभी, मेरा मतलब रूही दीदी, मुझे चिमटी काटिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो शख्स है वो मेरे खड़ूस भाई ही है। विनय की बात सुनकर आर्यन उसे घूर कर देखता है। विनय तुरंत रूही के सामने से अपना हाथ हटा लेता है। रूही ने विनय को चिमटी काटने के लिए हाथ उठाया था। विनय के हाथ वापस खींच लेने पर उसे देखते हुए बोली, व्हाट हैपन? विनय दांत दिखाते हुए घिरे से बोला, खड़ूस की आंखें ही काफी है यकीन दिलाने के लिए। वो देखिए कैसे घूर रहे हैं, लग तो ऐसे रहा है जैसे खाना खाने की जगह मुझे खाने वाले हैं। रूही आर्यन की तरफ देखती है तो आर्यन सच में उन्हें घूर रहा था। रूही तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। आर्यन सबको खुद को घूरता पाकर कठोर आवाज में बोला, हमें देखने से पेट नहीं भरने वाला, पेट खाना खाने से भरेगा तो सभी खाने पर ध्यान दो। आर्यन की सुखी धमकी सुन सभी अपनी नजरें खाने पर गड़ा देते हैं, यहाँ तक दादी और नाना भी। मेहर मुंह बनाते हुए आर्यन को खाना खिला रही थी। खुद को भूख लगी थी, पर पहले आर्यन को खाना खिलाना जरूरी था, वरना क्या पता वो कोई बेशर्मों वाली हरकत कर दे। कुछ देर में सभी का खाना हो जाता है। आर्यन अब एक प्लेट में खाना निकालता है और मेहर की चेयर को अपनी चेयर की तरफ घुमा लेता है और उसे खाना खिलाने लगता है। मेहर को भूख लगी थी तो वो बिना नाटक किए आर्यन के हाथों से खाने लगती है। तब तक अनुराग भी मेहिका को गोद में उठाकर सबके पास ले आता है। मेहिका को तो बहुत शर्मा रही थी, वो नीचे गर्दन झुकाए अनुराग की गोद में थी। वान्या जल्दी से खड़ी हो मेहिका के लिए चेयर पीछे खींचती है। अनुराग मेहिका को चेयर पर बिठा देता है। बेचारी मेहिका नजर उठाए तक नहीं देखती यहाँ कौन कौन बैठा है कौन कौन नहीं। मेहर मेहिका को देख खाना खाते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा ना?
मिहिका गर्दन नामे हिला देती है मेहर वान्या को देखते हुए। वान्या मिहिका को खाना परोस दो। मिहिका तुरंत मना करते हुए नहीं वो हम। मिहिका इससे आगे कुछ कहता उससे पहले अनुराग मिहिका के सामने प्लेट सरकाते हुए बोला, ये लो चुपचाप खाओ। मिहिका कुछ नहीं कसती, वो ऐसे ही बैठी रहती है। आर्यन तब तक मेहर को खाना खिला देता है। मेहर के खाना खाते ही आर्यन उठकर वहां से चला जाता है। उसे पता था जब तक वो यहाँ है मिहिका खाना नहीं खाएगी। और यही हुआ, आर्यन के जाते ही मिहिका खाना खाने लगती है। रात का वक्त। मिहिका को मेहर ने जिद करके यही रख लिया था। इस वक्त वो बेड पर लेटी करवट बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद न आने का कारण मुलायम मखमली बिस्तर था। वो घर पर चटाई बिछा जमीन पर सोती थी और आज इतने मुलायम बिस्तर पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। मिहिर कुछ सोचकर बैठ जाती है। वो बैठे बैठे ही बोली, नहीं ऐसे तो हमें इस बिस्तर पर नींद नहीं आने वाली। हम एक काम करते हैं, ये ब्लैक लेकर नीचे सो जाते हैं। मिहिका बिस्तर से उठ ब्लैक को उठाती है। ब्लैक को देख वो वापस रख देती है। नहीं, ये तो काफी महंगा लग रहा है, इसे हम जमीन पर नहीं रख सकते, कहीं खराब हो गया तो बेकार में कितने ही पैसों का नुकसान हो जाएगा। मिहिका जमीन की ओर देखती है, फिर पिलो उठा उसे जमीन पर रखती है और जमीन पर लेट जाती है। अब जाकर उसे कुछ अच्छा लगा था। मिहिका अपना दुपट्टा निकाल उससे खुद को कवरकर आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती है और उसे नींद आ जाती है। वही मेहर बेड पर बैठे आर्यन को देख रही थी जो उसके बंगल में लेटा था। मेहर आर्यन को देखते हुए बोली, आप यहाँ नहीं सो सकते, आप काउच पर जाइए। आर्यन आंखें बंद कर लेटा था। वो आंखें बंद किए ही बोला, मुझे नींद आ रही है, चुपचाप करके लेट जाओ। मेहर आर्यन को घूरते हुए बोली, बेड पर आप सो रहे हो, मेरे लिए जगह कहाँ है जो मैं सो जाऊं। आर्यन आंखें खोल बेड को देखता है। बेड पूरा खाली था। वो एक साइड कनोर पर लेटा था। आर्यन मेहर को बेड की ओर इशारा करते हुए बोला, ये जगह तुम्हें कम पड़ रही है। मेहर हमें गर्दन हिला देती है। आर्यन मेहर का हाथ पकड़ झटके से उसे अपने ऊपर खींच लेता है। मेहर सीधा आर्यन के सीने पर जाकर गिरती है। आर्यन उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए बोला, ठीक है तुम मेरे ऊपर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहर आर्यन के अचानक किए गए रिएक्शन से हैरान थी। वो आर्यन की बात सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, कितने बेशरम हो आप, ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती। आर्यन आईब्रो उठाते हुए एक हाथ मेहर की गाल पर रखते हुए बोला, क्यों इसमें शर्म क्यों आए, अपनी वाइफ को अपने ऊपर सोने का कहा है, बेशर्मी कहा है इसमें। मेहर आर्यन के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बहुत शर्म भरी बात कही है आपने, अब छोड़िए मुझे और काउच पर जाइए। आर्यन मेहर को एकटक देख रहा था। उसकी नज़र मेहर के होठों पर थी। आर्यन मेहर पर अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय उसे पलट उसके ऊपर आ जाता है। मेहर आंखें बड़ी कर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन मेहर को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। मेहर आर्यन को इशारे में पूछती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन मेहर एक हाथ मेहर के चेहरे पर रखता है और उसकी गाल अंगूठे से रब करते हुए झटके से उसके होठों पर होठ रख देता है। मेहर तो आर्यन के इस एक्शन से शोक में चली जाती है। आर्यन मेहर को इंटेंसली किस कर रहा था और अचानक मेहर की चीख निकल जाती है। आर्यन एक्साइटमेंट में उसकी गर्दन पर बाइट करा देता है। मेहर की चीख सुन आर्यन मेहर को देखते हुए बोला, सॉरी थोड़ा जोर से बाइट कर दिया पर अब नहीं करूंगा। मेहर आर्यन को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, हटिए आप ऊपर से। आर्यन गहरी सांस लेकर उससे दूर हो जाता है और मेहर आर्यन के ऊपर आ जाती है। आर्यन मेहर को देखता है जो उसकी शर्ट के बटन खोलने में लगी थी। आर्यन मेहर के हाथ पकड़ रोक देता है। मेहर आर्यन को मुंह बना देखने लगती है। आर्यन मेहर पहले मेहर के हाथ को देखता है, फिर मेहर को देखते हुए बोला, ये तुम क्या करने जा रही हो। मेहर आर्यन का हाथ हटा बटन खोलते हुए बोली, वही जो आप कर रहे थे। आर्यन मेहर की बात सुनकर हैरान रह जाता है। मतलब एक नाम पर शर्माने वाली लड़की उसकी शर्ट के बटन खोल रही है और वही करने वाली है जो आर्यन ने मेहर के साथ अभी अभी किया था। तभी आर्यन को अपनी गर्दन पर दर्द महसूस होता है। आर्यन देखता है मेहर उसकी गर्दन पर बाइट कर रही है। आर्यन के ना चिल्लाने पर मेहर और जोर से बाइट करती है पर आर्यन फिर भी नहीं चिल्लाता। मेहर बाइट करते करते मन में बोली, क्या इस राक्षस जैसे प्राणी को दर्द भी नहीं होता। मुझे काटा तो मैं चिल्ला उठी पर ये महोदय तो चिल्लाना तक तो दूर हल्का सा लगता सिसके तक नहीं। तभी मेहर को अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस होता है।
मेहर तुरंत आर्यन को बाइट करना छोड़ उससे दूर होकर उसके कंधे को देखती है। उसके कंधे पर खून आ रहा था। मेहर को बुरा लगता है, उसने तो आर्यन की चीख सुनने के लिए इतनी जोर से बाइट किया था पर इससे तो खून आने लगा। वो आर्यन की ओर देखती है जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे से उसे देख रहा था। मेहर सिर झुका लेती है और सैड एक्सप्रेशन के साथ बोली, आपको दर्द नहीं हो रहा? देखिए खून आने लगा है वहां से। आर्यन एक अंगुली से मेहर की चीन पकड़ ऊपर करते हुए बोला, दर्द दर्द किसे होगा रैबिट, आज पहली बार तुमने अपने इन खूबसूरत होठों से मुझे छुआ है, मुझे तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। मेहर को जो अब तक अफसोस हो रहा था आर्यन की बात सुनकर वो उसे घूरते हुए देखने लगती है। आर्यन मेहर के ऐसे देखने पर बोला, बस जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मेरा मन करता है मैं तुम्हें खा जाओ। मेहर आर्यन के ऊपर से उठकर ब्लैक उठा काउच की ओर जाते हुए बोली, बस इसलिए मुझे आपके साथ नहीं सोना वैम्पायर कहीं के। मेहर मुंह बनाते हुए काउच पर जाकर लेट जाती है और कुछ देर में उसे दवाई के असर से नींद भी आ जाती है। आर्यन को जब लगता है मेहर सो गई है तब वो बेड से खड़ा है, काउच की तरफ चला जाता है और मेहर को धीरे से अपनी गोद में उठा बेड पर ले आता है और उसके बगल में लेट उसका सर अपने सीने पर रख आंखें बंद कर लेता है। और आंखें बंद करते ही उसे शादी के बाद के दिन याद आने लगते हैं। वो ऐसे ही रोज मेहर के सो जाने के बाद उसके रूम में जाकर उसको अपनी बाहों में लेकर सोता था और मेहर के उठने से पहले ही वो अपने रूम में आ जाता था। मेहर को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ जब आर्यन मेहर को छोड़ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तब उसको मुश्किल से 2 घंटे नींद आती थी, वो भी नींद की गोलियां लेने पर। मेहर उसका सुकून और आदत बन गई थी और उसके बिना उसे नींद नहीं आती थी और अब उसका सुकून और चैन उसके पास था तो वो बेफिक्र उसको अपनी बाहों में भरकर सो सकता था। वही आधी रात को कोई मेहिका के रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है। वो शख्स घिरे घिरे अपने कदम मेहिका की ओर बढ़ा देता है। मेहिका के रूम में जीरो लाइट जल रही थी जिससे उस शख्स को मेहिका जमीन पर लेटे दिखाई दे जाती है। वो मेहिका के पास बैठ उसे निहारने लगता है। मेहिका का एक हाथ उसके चेहरे को छू रहा था, आधे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। हल्की येलो लाइट में उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। वो शख्स अपना फोन निकाल मेहिका की 3-4 फोटो क्लिक करता है और वापस फोन अपनी पॉकेट में डाल मेहिका को धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है। मेहिका गहरी नींद में थी, उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता किसी के गोद में है। वो शख्स मेहिका को लेकर अपने कदम राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। ये स्टोरी सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक टू कर देना और कमेंट करते हो तो और भी अच्छा है। स्माइल गुलाब दिल। नेक्स्ट वो शख्स घिरे घिरे अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है और मेहिका की बेड पर लेटाकर घिरे से उसके माथे पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कुछ सोच वही रुक जाता है और मेहिका के फेस को निहारता है और ब्लैक से उसे कवर कर घिरे कदमों से रूम से बाहर निकल जाता है। चलो सभी बताओ ये कौन है? कोष्टक। वही कीर्ति की हालत इस वक्त बहुत खराब थी क्योंकि मिशिका ने कल उसकी बहुत पिटाई की थी पर वो एक बार भी उसके सामने नहीं आई। जब कीर्ति वापस बेहोश हो जाती है तब जाकर मिशिका उसके सामने आती है और अपने आदमियों को कहकर कीर्ति को जमीन से थोड़ा ऊपर लटका देती है जिससे उसके पैर का अंगूठा जमीन को छू रहा था। मिशिका कीर्ति को देख शैतानों की तरह हंसती है। अब तुम कभी सपने में भी मेरे आर्यन के करीब नहीं जा सकती बेबी। इतना कहकर मिशिका उस रूम में बड़े बड़े चूहे छुड़वा देती है। कीर्ति बेहोश थी, उसे कुछ पता नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है था। मिशिका बाहर रुक जाती है, उसे कीर्ति की चीखें सुननी थी। आधी रात को आर्यन के पास एक वीडियो आता है। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था पर मैसेज टोन की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। आर्यन अपना हाथ बाकर फ़ोन उठाने लगता है, तभी उसे महसूस होता है उसे किसी ने जकड़ रखा है। आर्यन नीचे गर्दन करके देखता है तो प्रीति आर्यन से छोटे बच्चे जैसे लिपटी हुई थी। आर्यन मेहर को देख निराशा में गर्दन हिला देता है। हमेशा की तरह आज भी मेहर उससे ऐसे लिपटी थी जैसे अगर उसने आर्यन को छोड़ा तो आर्यन उससे दूर हो जाएगा। आर्यन हाथ बाकर अपना फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाकर वो देखता है उसे मिशिका ने कोई वीडियो सेंड की है। आर्यन वीडियो ओपन करता है तो सामने कीर्ति की चूहों के बीच चिल्लाते हुए दिखाई देती है। कुछ चूहे उसके पैर से उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे जैसे हिल रही थी उसके हाथ की रस्सी और टाइट हो रही थी और चूहों को देख उसकी हालत और ही ज़्यादा खराब हो रही थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही कि उसे छोड़ दे पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। आर्यन ये देख मन में बोला, तुम इस सजा की हकदार थी कीर्ति कौशिक। तुमने रैबिट को बेचैन की कोशिश की तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया क्योंकि तुम करण की बहन हो।
पर अब नहीं, मेरी रैबिट को जो भी चोट पहुंचाएगा उसे तो मैं बद से बदतर सजा दूंगा। ये तुम्हारे दर्द की शुरुआत है जो कहीं और से शुरू हुई है। उम्मीद है तुम्हें इससे अकल आ जाएगी, अगर नहीं आई तो मैं हूं ना। आर्यन ये सब मेहर को एकटक देखते हुए कह रहा है था। उसकी आंखों में मेहर के लिए जुनूनियत, पागलपन दिखाई दे रहा था। आर्यन मेहर के सर को सहलाने लगता है। वो उसका सर सहलाते हुए कुछ सोच रहा था, पर क्या इसका पता केवल आर्यन को था। अगली सुबह। आज आर्यन सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया था। उसकी कुछ जरूरी मीटिंग थी जिस कारण उसे जल्दी जाना पड़ा। मेहर आर्यन के जाने के बहुत देर बाद उठती है। वो आंखें मसलते हुए इधर उधर देखती है। आर्यन उसे कहीं नजर नहीं आता। वो टाइम पर नजर दौड़ाती है। सुबह के 10 बज रहे थे। मेहर भागकर बेड से उठते हुए बोली, मेहर मेहर आज तो 10 बज गए और अभी तक तू सो रही हूँ। मेहिका का पैर जला हुआ है, अगर वो नाश्ता बनाने लगी तो उसे प्रॉब्लम होगी। मेहर खुद को डांटते हुआ जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। वही मिशिका सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। वो जब उठती है तो खुद को बेड पाती है। उसे समझ नहीं आता आर्यन मेहर तो नीचे सोई थी, बेड पर कैसे आ गई। उसे तो बेड पर नींद ही नहीं आ रही थी। मिशिका कुछ देर याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। मिशिका बेड से उठते हुए बोली, शायद मैं खुद ही नींद में उठकर आ गई होगी, और उठकर खड़ी हो कबर्ड में चली जाती है। दादी ने विनय को कहकर मेहिका के लिए नए कपड़े मंगा लिए थे। मेहिका कबर्ड खोलती है तो सामने इतने सुंदर सुंदर कपड़े देख वो कबर्ड तुरंत बंद कर देती है। ये दादी ने इतने सारे और महंगे कपड़े क्यों मंगवाए हैं? हम नहीं पहनने वाले इतने महंगे कपड़े पर, क्या करे ये कपड़े। मेहिका उदास हो अपने कपड़ों पर नजर दौड़ाती है। मेहिका फिर से कबर्ड खोलती है। उसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों टाइप के कपड़े रखे हुए थे। मेहिका सारे कपड़ों को बारी बारी देखती है, फिर अपने लिए एक नॉर्मल सिंपल अनारकली सूट निकालती है। ये ठीक रहेगा, हम इनके पैसे दादी को दे देंगे और बाकी कपड़े हम नहीं रखने वाले। हम आज रात को घर वापस चले जाएंगे, फिर हमें इन कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। मेहिका ये सोच वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर में रेडी हो घिरे घिरे वॉशरूम से बाहर आती है। मेहिका तैयार हो रूम से बाहर निकल जाती है और सीधे किचन में जाती सबके लिए नाश्ता जो बनाना था। किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। मेहिका आवाज सुनकर बोली, क्या दीदी आज इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 6:30 बजे है, शायद आर्यन सर आज जल्दी ऑफिस जाने वाले होंगे। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आते आर्यन पर जाती है जो ऑफिस के लिए पूरी तरह रेडी था। उसके एक हाथ में लैपटॉप बैग और दूसरे में फ़ोन था जिससे वो किसी से बात करता हुआ नीचे आ रहा था। आर्यन को देख मेहिका जल्दी जल्दी किचन में जाने लगती। वो ये भूल गई थी कि उसका पैर जला हुआ है। तभी उसके पैर में दर्द होता है और उसकी हल्की सिसकी निकल जाती है। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो आर्यन की तरफ देखती है जो बिना इधर उधर देखे बात करते हुए बाहर जा रहा था। मेहिका अब किचन में जाती है। सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही वान्या सुबह सुबह उठते ही अपने फ़ोन में नील की फ़ोटो देख रही थी। इस फोटो में नील की अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। उसने वाइट कलर की पैंट पहन रखी थी और स्विमिंग पूल से बाहर आते हुए की ये फ़ोटो थी। उसका एक हाथ अपने गिले बालों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए था। नील इस फोटो में बहुत ही हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। वान्या नील को देख बोली, हाय ये कितना हॉट एंड हैंडसम है। मैं जब भी इसे देखते ही हर बार फ्लैट हो जाती हूँ। तभी उसे नील का नाम मैसेज आता है जो उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। ये देख वान्या के फेस पर एक लंबी स्माइल आ जाती है। वान्या मुस्कुराते हुए नील का मैसेज ओपन करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। नील वान्या का मैसेज देख बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मेरे मैसेज का वेट करती रहती है। जब भी मैसेज करो तुरंत सीन कर लेती है। चलो अब ऑनलाइन है तो मिलने का एक पूछ लेता हूँ, शायद कोई प्लान बन जाए। नील वान्या को मैसेज टाइप करता है, क्या तुम आज फ्री हो? वान्या तो नील के मैसेज को देखे जा रही थी। उसका एक मैसेज और देख वान्या बोली, क्या हम आज मिलने वाले हैं? नील जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या बोलूं? वान्या कुछ सोच मैसेज टाइप करती है, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नील, नहीं वो बस ऐसे ही। मैं और प्रिया आज फ्री थे तो सोचा आज कहीं घूम कर आते हैं, तो आप फ्री हो तो हमारे साथ चल सकती हो। वान्या नील का मैसेज पढ़ तुरंत बेड पर बैठ जाती है। घूमने, वो भी प्रिया के साथ। ये प्रिया की बच्ची हमेशा नील से चिपकती रहती है। मुझे तो कह रही थी मैं किसी और को पसंद करती हूँ और जब देखो तब नील के साथ घूमती रहती है। मैं क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं?
वान्या सोचने में लगी थी, वही नील वान्या का मैसेज न आता देख बोला, ये मैसेज क्यों नहीं कर रही है, कहीं मना ना कर दे। तभी वान्या का मैसेज आता है, ओके चलूगी, आप टाइम और लोकेशन सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। नील वान्या का मैसेज पढ़ खुश हो जाता है, तभी उसकी खुशी में एक फ़ोन कॉल दखल डाल देता है। कॉल उसके असिस्टेंट का था। नील कॉल उठा रूर आवाज में बोला, क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो। उसका असिस्टेंट कॉल देखता है, ये उसके बॉस थे ना, आज तक कभी उसने ऐसे बात तो नहीं की। वो तुरंत फ़ोन कान के लगाते हुए बोला, वो सर आज आपकी मीटिंग है डायरेक्टर साहब के साथ, यह याद दिलाने के लिए कॉल किया था। नील तुरंत बोला, कैंसल कर दो। असिस्टेंट एक बार फिर हैरान रह जाता है। नील ने आज तक कभी भी कोई भी मीटिंग कैंसल नहीं की। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम भी आ जाता था तो भी मीटिंग के लिए कुछ ना कुछ कर समय निकाल लेता था। वो दोबारा कंफर्म करने के लिए बोला, क्या सर। नील फिर से रूड आवाज में बोला, मीटिंग कैंसल करो, आज मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो अच्छी सी लोकेशन का पता करो और जगह खाली करवाओ। नील आज अपने असिस्टेंट शेखर को झटके पर झटके दे रहा था। अचानक इतना बदलाव, वो भी एक साथ। वो ज्यादा कुछ ना सोचो के कहकर कॉल कट कर देता है। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। एज स्टोरी सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक टू कर देना और कमेंट करते हो तो और भी अच्छा है। स्माइल गुलाब दिल। नेक्स्ट, मिहिका किचन में देखती है तो करण और अनुराग नाश्ता बना रहे थे। अनुराग को बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता था। वो सुबह सुबह करण को जबरदस्ती उठाता है और खींचते हुए किचन में ले आता है। करण नाश्ता बनाते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोला, क्या है, अच्छा खासा नींद ले रहा था, पता नहीं क्या चुल मची थी तुझे। आज तुझे मेरे हाथ का नाश्ता क्यों करना है। अनुराग करण के पास सब्जियां रखते हुए बोला, क्योंकि आज मुझे तेरे हाथ के नाश्ते की याद आ गई, तो सोचा भाभी के किचन में आने से पहले तुझे लेकर आ जाओ। आज भाभी का काम कुछ कम हो जाएगा, वो भी तो खुश हो जाएगी ना। करण टमाटर उठा काटते हुए बोला, तुझे आज बड़ी भाभी की याद आ गई, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है तू मुझसे। अनुराग करण के पास स्लैब पर बैठते हुए बोला, मैं कहा तुम लोगों से कुछ छुपा रहा है, वो तुम्हें बस भ्रम हुआ है। ये कहते हुए अनुराग इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी मिहिका पर जाती है। मिहिका को देख अनुराग तुरंत स्लैब से नीचे उतर जाता है। अनुराग मिहिका को देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त रेस्ट करना चाहिए था। मिहिका इधर उधर देखते हुए बोली, वो ये काम हम करते हैं ना रोज, आप क्यों कर रहे हो। करण मिहिका को देख बोला, कोई बात नहीं है, तुम्हारा पैर जल गया था ना, और वैसे भी ये बंदर मुझे जबरदस्ती खींचकर नाश्ता बनाने ले आया है और अभी देखो बन भी गया है, तो तुम जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मिहिका नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर आप चलिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। अनुराग आगे आते हुए बोला, यार तुम एक बार में बात क्यों नहीं मानती हो। करण ने कहा ना, हम लेकर आ रहे हैं नाश्ता। मिहिका इनोसेंट फेस बनाते हुए अनुराग को देखती है। अनुराग मिहिका का मासूम फेस देख मन में बोला, तमन्ना ना की हो उसने, मैं इतना प्यार दूं, मासूम सी मोहब्बत पर अपनी जान वार दूं। अनुराग अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि मिहिका उसके पास से जाते हुए स्लैब से नाश्ता करने के बर्तन उठाती है और डाइनिंग टेबल की ओर लेकर चली जाती है। पीछे से करण अनुराग को आवाज लगाते हुए बोला, अनुराग फ्रिज से बटर निकाल कर देना। पर अनुराग तो अभी मिहिका के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कहा करण की आवाज सुनाई देने वाली थी। करण 2 बार अनुराग को आवाज लगाता है। अनुराग अपनी जगह से नहीं हिलता। करण अनुराग के पास आकर उसकी कंधे को पकड़ हिलाते हुए बोला, ओ नए नए प्यार के आशिक, अपनी आशिकी से बात आ जाता, मैंने तुम्हें कुछ काम दिए हैं, उनको पूरा करना पहले। करण की आवाज सुनकर अनुराग होश में आता है। अनुराग अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, काम कौन सा काम। करण अनुराग को घूरते हुए बोला, साले जब काम पर ध्यान होगा तब करेगा, तेरी नजर ही कहीं और लगी हुई है। अनुराग करण को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, खुद तो आगे बढ़ नहीं रहा है, और कोई आगे बढ़ना चाहता है तो ये बेलन पकड़े हाथ में खड़ा है, जैसे मेरी वाइफ हो और मुझे इस रास्ते जाने से रोक रहा हो। करण अनुराग को पकड़ धक्का लगाते हुए बोला, मैं भला क्यों रोकूंगा, जा जी ले अपनी जिंदगी पर, भूलियो मत इस राह पर तुम्हें धक्का देने वाला ये राहगीर है। अनुराग मुंह बनाते हुए बोला,
हाँ, जैसे तू भूलने देगा मुझे। करण और अनुराग दोनों हंस देते हैं। करण ब्रेड के बटर लगाने लगता है, वही अनुराग नाश्ता लगाने में मेहिका की मदद करने लगता है। कुछ देर में सभी नाश्ता करने लगते हैं। दादी मेहर और आर्यन की चेयर खाली देख बोली, ये दोनों कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? अनुराग दादी की बात सुनकर बोला, आपका खड़ूस पोता मिंटी के लिए चला गया है, वही भाभी अभी सो रही है और आपके पोते ने वार्निंग दी है कि कोई भी उसे ना उठाए। दादी कुछ नहीं कहती और नाश्ता करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो रुक जाती है। दादी मेहिका को देखती है जो वान्या को नाश्ता सर्व कर रही थी। मेहिका, वान्या खुद नाश्ता ले लेगी, बेटा तुम बैठो नाश्ता करो। नहीं दादी, हम यही ठीक है, आप सब खाए ना। इस बार सभी एक साथ मेहिका को देख बोले, तुम बैठ रही हो या नहीं, या ये बात आर्यन को बताए। आर्यन का नाम सुनते ही मेहिका डर जाती है। एक तो बेचारी पहले ही आर्यन से डरती रहती है और ऊपर से ये सभी उसे बार बार आर्यन की धमकी दे रहे हैं। मेहिका हमें गर्दन हिला चेयर पर बैठ जाती है। उसे ऐसे खाना खाने की आदत नहीं थी, कल भी उसने ऐसे ही खाया था, पे बहुत मुश्किल से। तभी वान्या अपना गला साफ करते हुए दादी से बोली, दादी वो आपसे कुछ पूछना था। दादी वान्या की और आईब्रो उठाते हुए बोली, हाँ तो बोलो। वान्या दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए बोली, क्या मैं प्रिया के साथ बाहर घूमने जाऊँ, वो बुला रही थी। दादी वान्या को ना जाने देखते हुए नाश्ता करते हुए बोली, और कौन जा सकता रहा था है साथ में। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। एजर स्टोरी सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक टू कर देना और कमेंट करते हो तो और भी अच्छा है, स्माइल गुलाब दिल। नेक्स्ट, और साथ में कौन कौन जा रहा है? दादी ने पूछा। वान्या दादी की बात सुन तुरंत जवाब देते हुए बोली, साथ में प्रिया और उसका दोस्त जिसके साथ उसकी मूवी आने वाली है, नील ओब्रॉय, वो दोनों जा रहे हैं। नील और प्रिया का नाम सुन करण के कान खड़े हो जाते हैं। करण वान्या और दादी की बात ध्यान से सुनने लगता है। दादी वान्या की बात सुनकर बोली, अच्छा तो एक काम करना, साथ में मेहर को भी ले जाना, तुम्हारा वो खड़ूस भाई तो उसे कहीं लेकर जाता नहीं है। उस घर से बस इस घर में लेकर आ गया, उसका भी मन होगा घूमने का। वान्या खुश होते हुए बोली, ये तो और भी अच्छा है। वो सभी को देख आगे बोली, क्यों ना हम सभी एक साथ घूमने चले, क्या कहते हो? विन्या तुरंत तैयार हो जाता है। विक्की रूही को आंखों से इशारा कर पूछता है, क्या कहना है, चले? रूही शर्मा कर हाँ में सर हिला देती है। वान्या रूही के कंधे से कंधा टकराते हुए घिरे से बोली, आए हाय क्या प्यार है। रूही उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करती है। विन्य करण और अनुराग को देख बोला, आप दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो ना? अनुराग विन्य की बात सुनकर मेहिका को एक नज़र देखते हुए बोला, अगर सभी चल रहे हैं तो मैं चलूंगा। करण साफ साफ मना करते हुए बोला, मैं नहीं जा रहा, ऑफिस में काम है तो वही जाऊंगा। उसका पूरा मूड तो तभी खराब हो गया था जब वान्या ने बताया नील और प्रिया दोनों आ रहे हैं। उसको नील पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप नाश्ता करने लगता है। दादी मेहिका को देख बोली, मेहिका आप भी सभी के साथ चली जाना, सभी जा रहे हैं तो तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? अनुराग दादी की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है, उसका तो नाचने का मन कर रहा था। मेहिका दादी को मना करने को हुई कि वान्या और विन्या दोनों एक साथ बोले, मेहिका मना मत करना वरना हम भाई को कह देंगे। मेहिका छोटा सा लगता मुंह बना दोनों को देखती है। क्या हर बार उसे आर्यन की धमकी देना जरूरी है? ना चाहते हुए भी मेहिका को उनकी बातें माननी पड़ती है। सभी नाश्ता कर लेते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद मेहर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है। दादी प्रीति को इतनी जल्दी में देख बोली, मेहर सीढ़ियां है बेटा, आराम से आओ। मेहर हाथों में सर हिला आराम से आते हुए बोली, हाँ दादी, वो आप सभी को भूख लगी होगी ना, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ, आज उठने में लेट हो गया, बस इसलिए लेट हो गई। मेहर एक सांस में सारी बात बोल जाती है। दादी मेहर को रोकते हुए बोली, अरे रुको, हमारी बात तो सुनो। मेहर किचन की ओर जा रही थी, उसके कदम रास्ते में रुक जाते हैं। वो दादी की ओर पलटते हुए बोली, जी दादी, हम सब ने नाश्ता कर लिया है, तुम कर लो, फिर बाकी सभी बच्चों के साथ घूमने चली जाओ, ये बाहर घूमने जाने वाले हैं। मेहर दादी की बात सुन एक एक नज़र सबको देखती है। उसे लगा मेहिका ने सबके लिए नाश्ता बनाया है, उसे बुरा मत लगता है कि वो इतनी लेट तक क्यों सोती रही।
वो मन ही मन आर्यन को कोसते हुए बोली, ये सब उस चमगादड़ जैसी शक्ल वाले दानव की वजह से हो रहा है। अगर वो टाइम पर सोने देते तो मैं टाइम पर उठ भी जाती, पर नहीं, उन्हें तो चुम्मा चाटी करने से फुर्सत मिले तब ना। रही मेहर को देखती है जो फुल स्लीवस और बंद गले का ब्लाउज पहने हुए थी। रूही मेहर से बोली, तुझे तो फुल स्लीवस के कपड़े पसंद नहीं ना, फिर आज तुमने ये कैसे पहन लिया? रूही की बात सुनकर मेहर जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए मन में बोली, रुक जा बहन रुक जा, तेरी शादी हो जाने दे पहले, इस बारे में तो बाद में ही बात करेंगे। मेहर को फुल स्लीव्स पसंद नहीं है, पर आज उसने आर्यन की गई लव बाइट को छुपाने के लिए ऐसा किया था और बहुत ढूंढने के बाद उसको यही एक ब्लाउज मिला जिसका गला फाड़ बंद था पर स्लीव्स साथ में फुल थी, जिसे देख पहले तो वो अजीब अजीब मुंह बनाती है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उसको यही पहनना पड़ता है। रूही मेहर के जवाब का वेट कर रही थी पर मेहर तो उसे दांत दिखाते हुए कुछ सोचने में लगी थी। रूही बोली, अब कुछ बोलेगी या ये टूथपेस्ट की एंड करते रहना है? मेहर रूही की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद बदलती रहती है, समझी? इतना कहकर मेहर किचन की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे इस वक्त बहुत जोर की भूख लगी थी। करण रेड्डी हो ऑफिस के लिए निकल जाता है। विक्की करण को जाता देख अनुराग से बोला, ये हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तुझे क्या लगता है? अनुराग हंसते हुए बोला, बस सिंपल, ये अपनी कबूतरी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, पर ये आज अपनी कबूतरी के पीछे जरूर आने वाला है। विक्की बोला, और तू इतना शो कैसे है कि वो पक्का आएगा? अनुराग कॉलर उठाते हुए बोला, बस तेरे भाई ने जो कहा कि है उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ देर में सभी घर से एक एंजॉयमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। वान्या ने नील को मैसेज करके बता दिया था कि वो सभी घर से निकल गए हैं। नील वान्या का मैसेज पढ़ इरिटेट होते हुए बोला, सभी को लेकर जाना जरूरी था क्या? अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते, पर नहीं, घर से पूरी बारात लेकर निकली है मोहतरमा। नील खुद में बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठ निकल जाता है। वो प्रिया को रिसीव करके फिर एक एंजॉयमेंट पार्क जाने वाला था। वही करण इस वक्त प्रिया के घर से कुछ दूरी पर खड़ा था। यहाँ प्रिया अकेली रहती थी, उसका पूरा परिवार लंदन में था। वो गाड़ी में बैठा प्रिया के घर को एक टक देखे जा रहा था, तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। करण उस कार को गौर से देखने लगता है। तभी कार का दरवाजा खुलता है और नील बाहर आता है। नील को देखते ही करण के माथे की नसें दिखाई देने लगती है। करण को नील से जलन हो रही थी। वो हमेशा प्रिया के पास रहता था, जहाँ वो रहना चाहता था वहाँ नील था। तभी करण की नज़र घर से निकलती प्रिया पर जाती है। प्रिया ने ब्लू जींस और वाइट टॉप पहन रखा था, उसने बालों का हाई पोनीटेल बना रखा था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। करण की तो नज़रें उस पर ठहर जाती है, पर सामने का नज़ारा देख उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो जाती है। प्रिया ने नील को गले लगा रखा था, वो मुस्कुरा रही थी। नील भी प्रिया को मुस्कुराते हुए बैक हग करता है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ पढ़े तो नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे से हमेशा अटैच में रहे थे। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्रिया घिरे से पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि नील ने करण को वहां आया देख लिया था। प्रिया करण को देख रही थी कि उसकी कार उनके पीछे आ रही है या फिर नहीं। नील प्रिया को पीछे देखता पाकर बोला, अब तू आगे देख वरना उसे पता चल जाएगा कि वो यहाँ आया हुआ है। प्रिया आगे देखने लगती है। प्रिया नील को देखते हुए बोली, तुझे क्या लगता है ये यहाँ क्यों आया है? नील कंधे उचकाते हुए बोला, क्या पता उसे तू पसंद आने लगी हो और वो ये जानना चाहता है कि तुम कब क्या करती हो और कहाँ जाती हो। प्रिया नील की बात सुनकर मन में बोली, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है वो मुझे पसंद करने लगा है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बप्पा क्या कर रहे हो आप? अब तो इस नकचरे इंसान की छोटी बुद्धि में मुझसे प्यार करने का मंत्र फूंक दो। अब इतनी प्यारी अच्छी भक्त की आप इतू सी बात नहीं मानोगे क्या? प्रिया बप्पा से शिकायत करने में लगी थी। वही नील मन ही मन सोच रहा था कि वान्या के सामने क्या बात करेगा, उसे थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। वही आज मिशिका कीर्ति के सामने बैठी थी। कीर्ति की हालत पहले से ज्यादा खराब हो रखी थी। कीर्ति मिशिका को देख डरते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे क्यों कैद कर रखा है तुमने? मिशिका कीर्ति की बात सुनकर हंसने लगती है। धीरे धीरे उसकी हंसी तेज हो रही थी। मिशिका हंसते हुए एकदम से रुक जाती है और कीर्ति के चेहरे को देख सीरियस होते हुए बोली, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ।
कीर्ति मिशिका की हंसी देख और ज्यादा डर जाती है। कीर्ति मिशिका को देख हकलाते हुए बोली, तो फिर मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है तुमने? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। मिशिका कीर्ति की बात सुनकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, शशश बिल्कुल चुप, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। अगर यहाँ से बाहर जिंदा जाना चाहती हो तो मेरा एक काम कर दो और यहाँ से चली जाओ। कीर्ति आगे कुछ बोलने को हुई कि मिशिका बोली, तुम्हें कहा ना तुम नहीं बोलोगी, तुम बस सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तो तुम्हें ये करना है कि आर्यन और मेहर में गलतफहमी पैदा करो। आर्यन और मेहर का नाम सुनकर कीर्ति के कान खड़े हो जाते हैं। मिशिका आगे बोली, और गलतफहमी इतनी ज्यादा करना कि मेहर आर्यन को छोड़ दे, उसके बाद उसे ऊपर पहुंचाने का काम मेरा। मिशिका आगे की लाइन धमकी भरे अंदाज में बोली, और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इन सब के बीच आर्यन के करीब जाने या उसे टच करने की कोशिश भी की तो उसी वक्त तुम्हारी जान जाएगी। अंडरस्टैंड? कीर्ति को अपनी जान प्यारी थी और मिशिका को देख वो पहले से डरी हुई थी, क्योंकि मिशिका ने आने से पहले कुछ लड़कियों की दर्द भरी मौत जिसे उसने खुद मारा था उसकी वीडियो दिखाई थी। इस कारण कीर्ति के मन में मिशिका के लिए डर बैठ जाता है। वो तुरंत हाँ में सर हिला देती है। मिशिका कीर्ति की हाँ सुनकर तुरंत मुस्कुरा देती है और कीर्ति को देख मन में बोली, बस एक बार प्रीति आर्यन से दूर हो जाए, फिर उसको और तुझको दोनों को ऊपर का रास्ता में दिखा दूंगी। मिशिका एक आदमी को अंदर बुलाती है और कीर्ति को वहां से ले जाने के लिए कहती है। कीर्ति जाने का नाम सुन थोड़ी खुश हो जाती है। वो आदमी कीर्ति को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं राज ने अरुण की मां को मिशिका की कैद से बाहर निकाल लिया था। इस वक्त अरुण आर्यन के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। आर्यन अरुण को घूरे जा रहा था। आर्यन अरुण को देख कठोर आवाज में बोला, कोई मेरी वाइफ को चोट पहुंचाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता, उसको सीधा मौत देता हूँ, पर तुमने ये सब मजबूरी में किया। अब एक काम करो,